हाय स्टूडेंट्स, मैं पीयूष श्रीवास्तव आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा वैद्युत चाल। उस चैप्टर में हमने जाना कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित करते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। आज का टॉपिक है सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि किसी बैटरी या किसी सेल के द्वारा किस प्रकार से परिपथ में प्रभाव पड़ता है और दैनिक जीवन में किस प्रकार के परिपथ बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान दें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो इस चैप्टर में बहुत पूछी जाएंगी। जैसे कि वैद्युत सेल क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध संबंध क्या है, सेलों के संयोग कैसे होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, प्रतिरोधों में पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। किरचॉफ का नियम क्या है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी के उपयोग हम लोग पढ़ेंगे और विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार अच्छा है सरल परिपथ समझने के लिए, वो सब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसी वैद्युत परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर उसमें धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल होता कैसा क्या है, ये देख लीजिए, चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। इसमें एक वैद्युत अवघट्ट लिया जाता है, दो छड़ें रहती हैं जिसमें से एक होती है एनोड जो कि धनात्मक होती है, धनावेशित होती है, और एक होती है कैथोड जो कि ऋणावेशित होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो धारा होती है धन सिरे से चलकर ऋण सिरे पर खत्म होती है। अब ये एनोड में धन आवेश और ऋणावेश कैसे आते हैं, एनोड में धनावेश कैथोड ऋणावेश कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं वैद्युत अवघट्ट से। आप लोग समझना, वैद्युत अवघट्ट में कहाँ से आएंगे, आयन से आएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं H2SO4 होता है एक वैद्युत अवघट्ट। अगर इसको हम लोग चार्ज दें तो H2SO4 में दो प्रकार के आयन बनते हैं, H+ बनता है और SO4- बनता है। तो जब H+ वाला क्या होता है, हमारा कैथोड की ओर जाता है, यानी कि निगेटिव की ओर जाता है, और जो SO4 होता है वो ऋण आवेश होने के कारण एनोड की तरफ जाता है। तो याद रखना, जो ये दो छड़ें हैं एनोड और कैथोड, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक। और जो वैद्युत अवघट्ट है ये कोई भी अम्लीय और क्षारीय विलयन हो सकता है। अब जो सिलें हैं, याद रखिए, सेलें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा प्रकार है, सेल होती हैं दो प्रकार की, एक होती है प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कहते हैं जो अनुत्क्रमणीय होती हैं। प्राथमिक सेलें प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी कि अगर हम जब इनमें जो रासायनिक क्रिया द्वारा जो वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, ये कुछ समय बाद क्या होगा, इनमें वैद्युत अवघट्ट की जो कार्य क्षमता होगी वो धीरे धीरे घट जाएगी, जिससे इनको पुनः आवेशित करना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए वोल्टेज सेल, लेप्लासी सेल, डेनियल सेल इसके एग्जाम्पल हैं प्राथमिक सेल के। द्वितीयक सेल या संचायक सेल क्या होता है, इन सेलों में किसी बाह्य विद्युत स्रोत से द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके सेलों को आवेशित किया जाता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और बाद में हम लोग इसी रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसे सेल का हम लोग विसर्जन कहते हैं। इस प्रकार द्वितीयक सेलों में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं। इन सेलों में दो मुख्य होती हैं, सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। अब अगला है
कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो समझते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जितनी भी ऊर्जा होती है उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लिया जाए जैसे क्यू कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा क्या हो, W हो, तब विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। अब मान लो जैसे विद्युत वाहक बल की यानी कि 1 वोल्ट की अगर परिभाषा देनी है तो क्या होगा, यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल की 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो यह सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, समझना आप लोग। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो हमारा विद्युत वाहक बल होगा। कैसे, कहाँ से कहाँ तक, मान लिया ये आपका घोल है और घोल से हम लोग आवेश को क्या करेंगे, घोल से प्लेट पिलाएंगे और प्लेट से ले जाते हुए इस सर्किट के द्वारा बल्ब के द्वारा होते हुए वापस कैथोड के जरिए विद्युत भट्टे में आएंगे। तो ये पूरा जितना भी परिपथ में दी गई किया गया कार्य होगा ये सब हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। यानी सेलों में जो लिखा होता है 1.5 वोल्ट या 0.5 वोल्ट ये उसका विद्युत वाहक बल होता है। अब इसके बाद सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान देना, विद्युत वाहक बल क्या होता है कि आवेश को हम लोग बैटरी सहित या सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं। वहीं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि परिपथ में जो बाह्य परिपथ होता है, बाहरी परिपथ होता है, उसमें किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में केवल हम आवेश को प्रवाहित करेंगे। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच परिपथ में, ध्यान से पढ़ना परिभाषा। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और ये भी होता है V बराबर W/Q, यानी इसका भी मात्रक होगा क्या, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए कि विद्युत वाहक बल क्या है, सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा। और टर्मिनल विभवांतर क्या है, सेल सहित नहीं, केवल बाह्य परिपथ में 2 बिंदुओं, 2 टर्मिनलों या 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इसे हम लोग ओम के नियम से IR भी कह सकते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब हम लोग जानेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो ध्यान रहे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के घोल में पाया जाता है, यानी कि वैद्युत अवघट्टे में। यानी किसी सेल के अंदर वैद्युत अवघट्टे भी क्या करता है, धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और इसी उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक भी ओम होता है। भाई प्रतिरोध है तो इसका मात्रक भी ओम ही होगा। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, देख इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये जो डॉट लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये एक सेल की है। सेल में प्लस माइनस जो है कैथोड और एनोड होता है। स्मॉल r जो दिया गया है ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है जो कि घोल के बारे में बताएगा। ध्यान रखना आप लोग, जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत अवघट्टे या फिर जो घोल है, वैद्युत अवघट्टे या जो घोल होता है वही धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए वैद्युत अवघट्टे के जो घोल है जो आपका, उसको हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है कि
वैद्युत अवघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अगर हम लोग जो है काफ़ी टाइम रखे रहेंगे बैटरी में घोल को, तो बैटरी कम चार्ज होगी और हम उसमें वो वैद्युत ऊर्जा कम मात्रा में ले पाएंगे। इसीलिए हमको जो वैद्युत अवघट्ट की सांद्रता होती है उसको कम करने के लिए हम घोल को बदला करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा बैटरी में हम लोग तेजाब बदला करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि सांद्रता बढ़ने पर उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और हमको कम ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होगा वो इलेक्ट्रोडों जो कैथोड और एनोड होते हैं उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। वैद्युत अवघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। कह रहा कि वैद्युत अवघट्ट की प्रकृति इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति तथा इनकी आयु पर भी निर्भर करता है कि मतलब ये कितने समय तक चलेगा। ये वैद्युत अवघट्ट और इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। अवघट्ट के ताप के बढ़ने पर सांद्रता घट जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाता है। ये बातें आप लोग याद रखना। अब इसके बाद क्या है कि इनमें संबंध कैसे निकालेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और एक कुंजी K ले लिया जाए, प्रतिरोध R ले लिया जाए, एमीटर A जोड़ दिया जाए और परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाए जो कि एमीटर के द्वारा पढ़ी जाएगी। तो कैसे क्या होगा, ये देखिए एक सरल परिपथ बनाया गया है। इसमें कुंजी ये K है, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है, ये एमीटर धारा नापने के लिए है, ये वोल्टमीटर बैटरी और परिपथ का विभव नापने के लिए है और ये I आपकी बैटरी से प्रवाहित धारा है, स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि बैटरी से जो परिपथ में धारा बहेगी I, ये बैटरी में प्लस, बैटरी से जब ये बाहर आएगी यानी बाह्य परिपथ में जाएगी तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी। समझे आप लोग, प्लस से माइनस धारा बहेगी। और वही जब ये धारा अंदर बैटरी में जाएगी यानी विद्युत आंतरिक प्रतिरोध में जाएगी तब ये माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर बहेगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो परिपथ में धारा होती है वो किस सिरे से किस सिरे की ओर जाती है और बैटरी के अंदर यानी सेल के अंदर विद्युत धारा किस सिरे से किस सिरे की ओर। तो याद रखना, परिपथ में प्लस से माइनस और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं अच्छा कि अगर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और धारा I है तो क्या कैसे होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि R और स्मॉल r किस क्रम में यहाँ पे लगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I का सूत्र होता है V/R, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी I बराबर हो गया E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी E बराबर बन जाएगा IR प्लस I का अंदर गुणा कर दोगे I स्मॉल r। R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, बाहरी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होता है। तो IR की जगह पे हम लोग V कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा हमारा V प्लस IR। यही हमारा सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध होता है। ध्यान देना, ये कब कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि V बराबर E प्लस IR का E बराबर V प्लस IR कब हो रहा है, जब हम लोग बैटरी से परिपथ को धारा दे रहे हैं, बैटरी से परिपथ को धारा दे रहे हैं यानी परिपथ को आवेश दे रहे हैं, तब समीकरण बनेगा हमारा E बराबर V प्लस IR। लेकिन अगर परिपथ से बैटरी को धारा दी जाए, ध्यान देना, बैटरी को हम लोग चार्ज जब करते हैं तो क्या करते हैं, बाह्य स्रोत से बैटरी को ऊर्जा देते हैं, तब हमारा ये हो जाएगा E बराबर V माइनस IR। तो ये आप लोग ध्यान देना, जब हम लोग निरावेशन करते हैं यानी कि बैटरी से परिपथ को ऊर्जा देते हैं तब होता है E बराबर V प्लस IR, और जब हम इसको आवेशन करते हैं बैटरी का यानी बैटरी को चार्ज करते हैं तब होता है E बराबर V माइनस IR। ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिलहाल अभी आगे देखते हैं
कि मान लिया जाए कि टर्मिनल विभवांतर हमारा हो गया V बराबर E माइनस आई आर। अब सेल में जितनी प्रबल धारा ली जाएगी उतना ही टर्मिनलों के बीच विभवांतर उतना ही कम होगा, यानी कि I बराबर अगर 0 कर दें तो V बराबर हो जाएगा E के। यहाँ से समीकरण 1 से E माइनस V, समीकरण 1 ये वाला है, V बराबर E माइनस आई, यहाँ पे पक्षांतर कर लें, E माइनस V बराबर आई आर हो जाएगा। स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस वी बटे आई। अब हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं I बराबर क्या होता है ओम के नियम से V अपान आर। I बराबर V अपान आर होता है, यहाँ पे I या पे V अपान आर रख दिया जाए तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस वी बटे V अपान आर, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बन जाएगा स्मॉल r बराबर E बटे V माइनस 1 इंटू आर। समझ गए, ये होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विभव यानी कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा सा पॉज करके एक बार ये पूरी फिर से पढ़ लेना, या फिर अगर जैसे एक बार में वीडियो समझ में ना आया करे तो आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखा करें, जिससे आपको कही गई बातें पूरा समझ में आए। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो में आवाज़ जो है बहुत स्लो होती है या स्लो मोशन में होती है, तो आप अपनी सेटिंग में जाइए और सेटिंग में प्लेबैक स्पीड जाइए और वहाँ से आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप नॉर्मल स्पीड की जगह 1.25x कर लीजिए तो उससे आपको थोड़ी सी स्पीड अधिक हो जाएगी, जिससे आपको अच्छा वीडियो मिलेगा। स्पीड से आप लोग जो है कर सकते हैं, सही सेटिंग से सही कर सकते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा और बाकी हम इन एग्जांपल की चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे ही। और ये 2 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन जो वैद्युत सेल हैं इनको संयोजित कैसे करते हैं, इनसे बैटरी बनाने के बाद किस प्रकार से हमको धारा मिलती है, इनके आंतरिक प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है आगे चलकर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात किरचॉफ का नियम वो कैसे फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा ओके गाइस, ये सब हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। Thank you so much for watching.